अरे ज्यादा दिन पहले थोड़ी, बस 2-4 दिन पहले मैंने बोला था कि गेबल स्टीफसन के साथ कुछ हो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिलीज हो सकते हैं। और अब ये पता चला है ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि गेबल स्टीफसन हैज बीन रिलीज्ड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई। और एक फोटो भी दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे इस फोटो में आप देख सकते हो उनकी स्टेफनी मैकमैन के साथ भी फोटो खिंचाई जा रही है, ट्रिपल एच के साथ भी फोटो खिंचाई जा रही है, और तो और विंस मैकमैन के साथ भी फोटो खिंचाई जा रही है। तो इसका मतलब अगर आपकी तीनों के साथ फोटो खिंचे फिर भी इसका मतलब कंफर्म नहीं होता कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में सक्सेस मिलेगी। इवन सक्सेस के बाद छोड़ो, मैं तो ये बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले जरा यूज तो करके देख लेते। ऐसा भी क्या हो गया था परफॉर्मेंस सेंटर में कि तुमको वहीं से सारी उम्मीदें गेबल स्टीफसन के लिए मर गई। जो भी है बहुत ज्यादा हाइप के साथ आया था गेबल स्टीफसन, और कोई पहला नाम नहीं है या कोई आखिरी नाम नहीं है, जो कि इतनी हाइप मिलने के बाद भी और इतना ज्यादा सोशल मीडिया आउटलेट्स पर भी फीचर होने के बाद भी अब जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो गए हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज पेटी भर के चीजें मेरे पास आपको बताने के लिए, बस आराम से बैठ जाओ पॉपकॉर्न लेके। और यार वीडियो को लाइक कर दोगे ना, देखो लाइक जरूर कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। और सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है वो है टामा टोंगा, टांगा लोआ, इन सारी चीजों से। तो शायद नाम में चेंजेस हो सकते हैं। ये कितना कंफ्यूजिंग है ना मेरे लिए, आपके लिए बताना कि मैं टामा टोंगा बोलते बोलते टोंगा लोआ ही बोलने लग जाता हूं, जबकि वो टांगा लोआ है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क फाइल किया, उनकी जो टीम होती है, और जो दो नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया वो एक है टांगा लोआ और दूसरा है टोंगा लोआ। तो ऐसा हो सकता है कि या तो जो टांगा लोआ आए हैं उनके नेम को टोंगा लोआ कर देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टामा टोंगा के नेम को भी सिंपल कर दो ना भाई, टोंगा लोआ और टांगा लोआ। ऐसे हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा बोलने के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो एक बंदे का लास्ट नेम है वो पहले बंदे का फर्स्ट नेम है, तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। तो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इनके नेम्स के साथ भी कर रही है, पता नहीं, मैं पक्की बात है भाई, अगर विंस मैकमैन होते ना, इनके नेम कुछ और ही होते जो बोलने में, लिखने में, समझने में ईजी होते हैं। भाई इतना दिमाग चला लो यार कि दोनों के नाम कम से कम सेम वाले वर्ड के साथ तो ना हो, क्योंकि फिर तुमको ही प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसलिए विंस मैकमैन नाम में चेंजेस करते थे। अब लग रहा है कि बहुत बार सही भी होते थे, लेकिन ये भी नहीं जो विंस कुछ एक्सट्रीम ही चले जाते थे कि नाम ही इन्होंने अभी गिर गया था, नाम ही इन्होंने आधे अधूरे कर दिए। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ भाई कि हम तो सारे लोग जेकब फार्टू की उम्मीदें लगा रहे थे, जेकब फार्टू तो आए नहीं बल्कि टांगा लोआ आ गए। तो इसके पीछे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्जर का ये कहना है कि क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला था कि एनजीपीडब्ल्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है टांगा का, इस वजह से किसी को पता भी नहीं चला और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सरप्राइज पुल कर पाई। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लास्ट मोमेंट का कोई डिसीजन था कि जेकब फार्टू ही आने वाले थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेकब फार्टू को प्लान नहीं किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चेंजेस कर दिए, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर जब बोलता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो रिलायबल सोर्स उसको मानते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा हो सकता है कि अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको होल्ड कर ले, थोड़ा सा वो और वेट कर सकती है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो जगह मनी इन द बैंक हो सकती है। तो ये रीजन था कि किसी को पता भी नहीं चला कि जेकब फार्टू नहीं बल्कि जो सुपरस्टार डेब्यू करने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में टांगा लोआ है। वैसे डेब्यू तो नहीं, पहले भी वो आ चुके हैं, वो कल वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था। एक और नया बंदा क्या आ सकता है, वैसे इतने टामा टोंगा का किसी को नहीं पता चला, टांगा लोआ का किसी को नहीं पता चला, तो अब इस नेक्स्ट बंदे का भी किसी को क्या ही पता चलेगा। तो इनका नाम है हिकू लियो, अगर मैं इसको सही से बोल रहा हूँ। ये मैंने एनजीपीडब्ल्यू का इनका ऐसे बैकग्राउंड देखा नहीं है, तो ये भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के ग्रुप में बुलेट क्लब का इस तरीके से पार्ट थे, मतलब आगे जाके इन्होंने अपने नई जो ग्रुप है उसको बनाया था। तो इन्होंने भी ऐसा ट्वीट किया है आई वाली इमोजीज के साथ, आई बॉल्स वाली इमोजी के साथ। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये भी टीज कर रहे हैं। आप कह तो नहीं सकते इस चीज से, क्योंकि ब्लड लाइन इतनी लंबी चौड़ी है कि कौन बंदा कब कहां से टपक के आ जाए उसका कुछ अता पता है नहीं। रैंडी ओर्टन ने इस बात को बताया, फ्लेक्स किया बेसिकली, कि कैसे जब किसी बंदे ने नोटिस नहीं किया था तभी मैंने बता दिया था कि कोडी रोड्स कुछ करने वाला है। और ये 2011 का ट्वीट है जहां पर वो कोडी रोड्स को प्रेस कर रहे हैं कि कैसे ये बंदा फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। और आज उस वाले ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने रीट्वीट किया और लिखते हैं कॉल डेट, और इस पर आप देख भी सकते हो भाई 30,000 से ऊपर लाइक्स हैं। वैसे सोशल मीडिया पर ऐसे कोई खास रैंडी ओर्टन एक्टिव रहते नहीं, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। अब उन्होंने ऐसा अलग से ट्वीट किया, तो मतलब कि वो भी लोहा मानते हैं कोडी रोड्स का, और ट्वीट करके थोड़ा सा रैंडी वाले फैंस ने भी सपोर्ट वोट दिखा दिया कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि इस समय थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर उनको जरूरत है। जिस तरीके से उनको बोरिंग कहा जा रहा है, वो सारी बातें खैर मैं अलग अलग वीडियोस में बोल चुका हूँ, उसको ज़्यादा डिटेल में और जाने की जरूरत है नहीं। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सीएम पंक तो पता नहीं क्या ही अलग गोल खिला रहे हैं। कल जो बैकलैश, कल या परसों जो भी हुआ था, वो एक तो रात में हुआ तो दिमाग की वैसे ही बच जाती है। तो जो बैकलैश शो हुआ था उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का पैनल वाला शो था, उसमें थे सीएम पंक। अब वो कह रहे हैं भाई मैं सूट वूट अपना चेंज करने के लिए बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि सब लोग गायब हो गए, और वो हेडक्वार्टर्स में ही डोल रहे हैं पूरे टाइम से। पूरी वीडियोस इंस्टाग्राम की स्टोरी पर निकाले जा रहे हैं, लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? आंटी द जायंट का वहां पे एक कुछ तो स्टैचू था, उसकी बॉल्स में जाके उन्होंने मार दिया, पता नहीं कुछ अलग अलग ही हरकत कर रहे हैं। वो आप उनकी स्टोरी पे जाके देख सकते हो, वैसे शायद अब तो हट गई होगी। अब लोगों का ये कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ पर कल शो अप
होने वाले हैं और कल की रॉ तो धांसू भी होने वाली है जो किंग ऑफ द रिंग है, उसकी सारी प्रोग्रेशन हमको दिखेगी। तो देखते हैं फिर सीएम पंक का क्या रोल होता है, बट अपना अलग ही चल रहा है उनका, कह रहे हैं मैं इंजर्ड हूँ, कोई बात नहीं, बोल भी सकता हूँ और अतरंगी हरकतें भी कर सकता हूँ। हेडक्वार्टर्स में वो लॉक हो गए, ट्रैप हो गए, ये शायद उसका एक पार्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं अंकल हाउडी के बारे में। तो आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर सकते हो जब तक मैं अगली चीज नहीं बता रहा, क्योंकि ये प्रॉपर स्पॉइलर है अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन के लिए। बहुत सारे QR कोड्स इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं उसको नहीं करता मेंशन, क्योंकि पता है भाई वो अंकल हाउडी से रिलेटेड है, तो अब इसमें क्या ही ज्यादा घुसना। तो PW इनसाइडर ये बताता है कि वो 5 नाम जो कि इस स्टोरी लाइन का पार्ट होने वाले हैं और QR कोड के थ्रू जो 5 नाम हमको पता चले हैं वो है बो डैलस, निकी क्रॉस, डेक्स्टर ल्यूमिस, जो गेसी एंड एरिक रोवन। इसमें से 2 नाम थोड़े 3 नाम सरप्राइजिंग है। निकी क्रॉस वो भी गायब चल रही है, डेक्स्टर ल्यूमिस उनको लग रहा था वो कुछ है भी स्टोरी में या नहीं, मतलब वो तो गायब ही है कितने टाइम से। एंड जो गेसी इनका ना बहुत पहले रूमर्स में आया था कि शायद ये ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकते हैं। तो इन 5 नामों के साथ WWE अंकल हाउडी कुछ स्टोरी लाइन प्लान कर रही है। वो कैसे है क्या है, जैसे जैसे स्टोरी लाइन आपको दिखेगी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी वो यू डिड नॉट नो दिस, ऐसा हो गया लाना फलाना, वो क्या क्या QR कोड में आ रहा था, वो इतना दिमाग मारने का तो फायदा नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे रोमन रेंस के ट्विटर अकाउंट पे कुछ एक्टिविटी होती है और वो एक्टिविटी ये है कि जो रेसलमेनिया का ट्वीट आता है WWE का, उसको उन्होंने रीट्वीट किया है और साथ में जो पॉल हेमन ने बोला था कि रोमन रेंस ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को ब्लड लाइन से, उसको उन्होंने रीट्वीट किया हुआ है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है रोमन रेंस को, कुछ ज्यादा बहुत नहीं है बताने के लिए। दोनों चीजों का सिंपल रीजन है, जो रोमन रेंस से रिलेटेड स्टोरी लाइन चल रही है उसको उन्होंने एक तो रीट्वीट मार दिया जो वो ड्राफ्ट से हट गए, वैसे देखना चाहिए तो इस पर तो लग रहा है कि रोमन रेंस का सपोर्ट है इसलिए उन्होंने रीट्वीट किया, लेकिन ये सिर्फ रोमन रेंस के फैंस को अवेयर करने के लिए, क्योंकि स्टोरी लाइन का क्या चल रहा है। और बाकी रेसलमेनिया तो फिर आपको पता ही है, हर किसी बंदे का काम ही है उसको प्रमोट करना, तो वही रोमन रेंस ने किया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम शेमस के उस ट्वीट के बारे में जो कि अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। और ऐसा क्या है इस ट्वीट में, उसकी गहराइयों में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिलीटेड ट्वीट दिखाता हूं। ये उन्होंने गुंथर के बारे में लिखा है और गुंथर के बारे में है कि एक ऑस्ट्रियन जिसका हेयर कट फनी है, जो अपने आप को ज्यादा ही कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जो कि वो सच में है भी नहीं, और साथ में लिखते हैं कि वो हैंग आउट करता है जर्मन के साथ और धोखा देता है अपने इटालियन बंदे को। तो ये उनकी पूरी इंपीरियम की बात हो रही है, क्योंकि लुडविग काइजर जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इटली की बात शायद इसलिए हो रही है क्योंकि विंची वहां से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करके इसको ऐसा फ्रेम करके लिखा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि किंग ऑफ द रिंग का जो मैच है टूर्नामेंट का, उसमें गुंथर और शेमस आपस में लड़ने वाले हैं। हालांकि इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो शायद ज्यादा एक्सट्रीम लगा या फिर क्या लगा वो नहीं पता, लेकिन तब तक जो सोशल मीडिया पर चीजें वो कैप्चर हो गई थी। और ड्रू मैकिंटायर से एक चीज तो बहुत अच्छी सीखी है शेमस ने कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे करते रहो, भला तुम्हारा स्टोरी लाइन में भी शायद फिर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोडी रोड्स के बारे में और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये चीज है इसके बारे में। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ सकता है सुन के, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है मेल्जर की तरफ से, ये भी ध्यान रखना। वो ये कहते हैं कि WWE के पास कोई बिग टाइम डायरेक्शन टर्म उन्होंने यूज करी, यानी कि कुछ बहुत बड़ा नहीं है कोडी रोड्स के लिए जब तक रोमन रेंस एंड द रॉक वापस नहीं आ जाते। अब ये चीज सुनने के बाद लोगों को लगा अबे ये क्या है कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन, ये तो पूरा डिपेंडेंट है रोमन रेंस और रॉक के ऊपर। अगर ये दोनों बंदे हैं स्टोरी लाइन के अंदर तब तो भला हो रहा है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसा लग रहा है भाई कोडी रोड्स का फिर काम ही क्या है। आई थिंक ये है सही बात, सही में ऐसे देख के लग रहा है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कोडी रोड्स रोमन रेंस वाला एंगल, कोडी रोड्स और रॉक वाला एंगल, कि जब उससे नीचे फैंस को कुछ दिख रहा है तो वो शायद उसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करे। जैसे कोडी और एजे का जो मैच है वो बहुत नंबर 1 था, लेकिन लोगों को आदतें हैं वो ड्रामा, वो भसड़ देखने की जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन हुई है, और उसकी वजह से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के अराउंड बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो भाई हमेशा चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोडी रोड्स बढ़िया कर रहे हैं कुछ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब अरे कितने बार ओपिनियन दे दिया मैंने इसके ऊपर, अभी धीरे धीरे देखते हैं स्टोरी लाइन कैसे चलती है। बट ये तो है कि अगर कोडी रोड्स और रोमन रेंस फिर कोडी रोड्स और रॉक की स्टोरी लाइन होती है तो वो जो भी कर रहे हैं, चाहे कितनी बढ़िया रेसलिंग कर लो, ज्यादा बस, ज्यादा हाइप, ज्यादा फैंस की एक्साइटमेंट, वही वाली चीज लेकर आएगी। तो थोड़ा सी डिपेंडेंसी तो लग रही है यहाँ पे, और ये हर किसी के साथ होता है भाई। जैसे रोमन और ब्रॉक का भी मैच कितनी बार कराया विंस मैकमैन ने, और हमेशा ही लोगों ने उसको भले कितना क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसने हमेशा वर्क भी किया है। तो ऐसा तो चलता रहता है भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में और ज्यादा। मनी इन द बैंक के शो के बारे में आपको बताता हूँ। तो मनी इन द बैंक होने वाला कनाडा से, तो वहाँ पे जो टिकट्स हैं वो 17,000 के आसपास बिक चुकी हैं, और जो टिकट्स हैं अब वो लगभग 800 के आसपास ही रह गई हैं। तो अभी तो मनी इन द बैंक होने में बहुत टाइम है, तो वहाँ का भी जो क्राउड है बहुत इलेक्ट्रिक होने वाला है। एक तो ये फ्रांस के क्राउड ने इतना नेक्स्ट लेवल पे स्टैंडर्ड जाके सेट कर दिए कि जो तगड़ी तगड़ी सिटीज भी थी जो जानी जाती थी अपनी एनर्जी के लिए, अब वो भी फीकी लगने लगेंगी। अब कल देखना मंडे नाइट रॉ, फिर वही जो यूजुअल यूएसए का क्राउड होता है उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस की टैग टीम चल रही है, और एक ट्वीट बड़ा मुझे मस्त लगा। यहाँ पे ट्राइबल रेसलिंग की तरफ से ट्वीट आता है, ये लिखते हैं कि बोथ रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस आर नोन फॉर टर्निंग ऑन देयर पार्टनर्स। तो इस बार
कौन ये काम करने वाला है। भाई हिस्ट्री है दोनों की, केविन ओवेंस तो 3600 बार टर्न कर चुके हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, रैंडी ऑर्टन के ऊपर कोई भरोसा कैसे कर सकता है, उसको तो मुझे नाम भी गिनाने की जरूरत नहीं किस किस के ऊपर उन्होंने टर्न किया है। तो इनकी स्टोरी लाइन बहुत मस्त होगी और यहाँ से जिसका भी हील टर्न होता है आई होप वो रैंडी ऑर्टन ही है, क्योंकि हमें थोड़ी जो खतरनाक अग्रेसिव बिल्कुल अरे हरामी वाली साइड है रैंडी ऑर्टन की वो देखनी है। अभी तो ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तूफान के आने से पहले की शांति है, जब रैंडी ऑर्टन का जलवा चलेगा तो फिर शायद सिर्फ फिर रैंडी ऑर्टन के बारे में बात होगी। होपफुली ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है उनके साथ, तो रैंडी ऑर्टन खुद भी काफी पॉजिटिव है, तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा तो होने ही वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं उस ट्वीट के बारे में जो फिन बैलर ने पोस्ट करके ऑलमोस्ट क्लियर ही कर दिया कि भाई अब वो ना सह रहे मैं तो ना सहता वाला हो गया उनके साथ भी हिसाब किताब। ये ट्वीट है जहां पर उन्होंने डेमन प्रीस्ट के साथ ये फोटो शेयर की है, ये वही है जो बैकलैश में बिल्कुल चढ़ के आ गए थे डेमन प्रीस्ट फिन बैलर की छाती के ऊपर, ये मुंह भी पकड़ लिया था उन्होंने, यार ऐसे मुंह कैसे पकड़ लिया भाई फिन बैलर का। तो ये क्लियर यहाँ से टीज कर रहे हैं कि इनके बीच में जो है फ्यूड होने वाले है, जजमेंट डे का जो स्प्लिट है वो भी आने वाला है। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले ही मामी के आने से पहले इन्होंने सब यहाँ पे चुल मचा दी और सब अलग अलग हो गए, तो मामी का आके देख के रिएक्शन भी काफी अच्छा होगा इसके ऊपर। अभी तो रियर रिप्ली ऐसा ज्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं उनको गए हुए, लेकिन जब हो जाएंगे शायद 2-3 महीने उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो थोड़ा सा फ्रेश वाइब देगा वो जजमेंट डे के लिए भी। तो देखते हैं तब तक जजमेंट डे के बीच में क्या भसड़ मचती है। और फिन बैलर के सिंगल रन के लिए भी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या टांगा लोआ ने अपने WWE डेब्यू पर ही वॉच कर दिया, तो एक अल्टरनेटिव एंगल से वीडियो आई है। अल्टरनेटिव एंगल मतलब कि कैमरा फैन कैमरा से आई है, और यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हो भाई 3 काउंट पे एक्चुअल में रेफरी को तो नीचे खींचा ही नहीं गया था, वो तो रेफरी स्मार्ट था कि तीसरे काउंट तक खींचा नहीं, तो रेफरी खुद ही पीछे गिर गया। और भाई कितना स्मूथ तरीके से रेफरी ने काम किया यार, इस रेफरी की जरा सैलरी डबल करो, क्योंकि अगर रेफरी ने वहां पर वो चीज ना करी होती भाई तो इतना तगड़े वाला ये बॉच होने वाला था, इतना स्मूथ। इसीलिए तो इनको प्रोफेशनल कहता है, इसलिए लगता है भाई इनका काम कुछ अलग ही है, एक एक बिल्कुल मिली सेकंड स्प्लिट सेकंड के अंदर इनको सारे काम करने होते हैं। बाकी वरना जो टोंगा लोआ है अरे जो भी है उन्होंने तो अपना जो काम है वो गड़बड़ कर ही दिया था यहाँ पे, लेकिन वो रेफरी का भला हो जिसने बचा लिया, और वरना क्या हालत होती फिर लोआ की, वो भी अलग ही सिस्टम बैठ जाता फिर उनका। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में है, और हमने बैकलैश में बैक स्टेज से देखा कि पॉल हेमन ने कुछ ऐसा लुक दिया जे उसो को कि भाई अब तो तू ही है, अब तू ही कुछ कर सकता है। और यहाँ से शुरुआत हो रही है जिसको हम सारे फैंस पहले ही स्पेकुलेट कर चुके हैं, प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि रोमन रेंस, जे उसो और जिमी उसो साथ में आने वाले हैं। तो जरूर न्यूज की तरफ से ट्वीट आता है जहां पे बोलते हैं कि जब जिमी और जे वापस आ जाएंगे तो फिर जो ट्राइबल चीफ है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब कि जो रोमन रेंस का रिटर्न है वो कुछ इसी तरीके से सेटअप किया जा रहा है कि पहले पॉल हेमन, जे और जिमी को साथ में लेके आएंगे। अभी तो वैसे जे उसो फेस चल रहे हैं, जिमी उसो भी अभी थोड़ा इंजरी की वजह से बाहर है, तो ये पहले दोनों जो है साथ में आ जाएंगे, जे और जिमी साथ में होंगे, एंड देन जब फाइनल बंदे की जरूरत होगी तो रोमन रेंस अपनी एंट्री मारेंगे। और जो रोमन रेंस का भी इतने टाइम से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैंस, जिसको एक मेगा रिटर्न की तरह ऑब्वियसली ट्रीटमेंट मिलने वाली है, वो भी फाइनली जाके होगा और रोमन रेंस दोबारा से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में हो जाएंगे इंट्रोड्यूस। अभी भले ही लग रहा होगा यार मामला थोड़ा सा ठंडा चला, लेकिन एक बार रोमन रेंस का रिटर्न हो जाए फिर देखो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और कैसे जबरदस्त तरीके से आग पकड़ती है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।